नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आज साल का आखिरी दिन है, वो 2020 जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। एक ऐसे भारत ने भी तमाम हस्तियों को खोया। एक कोरोना नाम का एक वायरस जिसे कहा जाता है कि वो चीन से उसकी उत्पत्ति हुई और पूरी दुनिया को, दुनिया के अधिकांश भूभाग में इस वायरस ने तबाही मचा दी। हमारा देश भारत भी इस जो वायरस है इसके आक्रमण से नहीं बच पाया और हमने भी बहुत कुछ खोया। कई बड़ी हस्तियों को खोया, कई जो परिवारों ने अपनों को खोया। और अब भी हम 2020 का ये आखिरी दिन है, जाते जाते हम ये तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम सब ने ये उम्मीद की थी कि 2020 जैसे ही जाएगा तो जनवरी 2021 जो पहली जनवरी होगी, यानी कि कल, वो उम्मीद भरी होगी और शायद ये जो वायरस है, कोरोना नाम की जो खतरनाक बीमारी है, इससे हमें एक तरीके से मुक्ति मिलेगी या काफ़ी राहत मिलेगी। वायरस तो विशेषज्ञ कहते हैं कि इसके साथ जीना सीख लीजिए। वायरस रहता है, निष्क्रिय हो जाता है, इसके उपाय होते हैं वैक्सीन। लेकिन जो वैक्सीन की बात आई थी कि पूरी दुनिया ने तमाम जो दुनिया की जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं, जो देश हैं, रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, भारत है। भारत में ही 7 वैक्सीन का जो ट्रायल चल रहा है और वो काफ़ी करीब है। दावे यहाँ किए गए कुछ वैक्सीन 74% उस तरीके जो प्रभावशाली हैं, कुछ 95% है, कुछ 94% है। तो इस वैक्सीन के साये में हमने ये उम्मीद की थी कि जो 2021 की पहली सुबह होगी वो वास्तव में एक नई उम्मीदें लेकर आएगी, एक नई रोशनी लेकर आएगी। लेकिन ब्रिटेन में जो कोरोना का म्यूटेशन हुआ, जो म्यूटेंट कोरोना है, वो जो कोरोना का नया रूप है, नया स्ट्रेन है, उसने एक बार फिर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। भारत में भी तमाम केसेस आए हैं और अभी 20-22 केस डिटेक्ट हुए हैं। लेकिन ये जो म्यूटेशन है, खबरें आई कि ये जो म्यूटेशन है 20 सितंबर से स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में, और उसके बाद कितने यात्री भारत आए, कितने विमान आए, कितने लोग ब्रिटेन गए, इसकी हिसाब किताब अभी सरकारें और केंद्र सरकार और ख़ास तौर पर राज्य सरकारें लगा रही हैं। और अब लगातार ट्रेसिंग और टेस्टिंग का काम शुरू है। और ये जो नया म्यूटेशन है वायरस का, इसको लेकर तमाम तरीके की सावधानियां राज्यों को एक गाइडलाइंस दी गई हैं। राज्य भी अपने तरीके से इससे जो नई परेशानी है, जो एक नई समस्या है वायरस जो लेकर आया है, और कहा जाता है कि ये 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, घातक भी है। तो इन सब जो डेवलपमेंट हैं कोरोना को लेकर, और जो भारत में तमाम भारी आर्थिक चोट पहुंची हमारे देश को, पूरी दुनिया को इस कोरोना की वजह से, और तमाम जो जनहानि, धनहानि, और एक तरीके से सब कुछ उलट पलट कर रख दिया इसने। और इसी बीच तमाम जो कोरोना के साये में राज्य सरकारों ने तमाम काम किया। आज छत्तीसगढ़ की हम बात करेंगे। हमारे साथ अगले आधे घंटे तक छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। छत्तीसगढ़ के में कोरोना को लेकर जो नया कोरोना म्यूटेंट है उसको लेकर क्या तैयारियां हैं। छत्तीसगढ़ में जो वहाँ की सरकार ने चुनावी कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस ने चुनावी वादे जो किए थे, उनका भी हिसाब किताब लेंगे। साल का आखिरी दिन है, 2 साल से थोड़ा ऊपर हो गया है सरकार को, तो उससे भी बातचीत करेंगे कि उन मुद्दों पर। और नगर नार इस्पात संयंत्र को लेकर खबर है कि सरकार खरीदने की तैयारी कर रही, उस पर भी हम बात करेंगे। और धान खरीदी, इस तरह के मुद्दों पर भी हम जो तमाम समस्याएं आ रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि उनको केंद्र सरकार की तरफ से जो बारदाना मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। भूपेश बघेल को सुन लेते हैं और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने क्या जवाब दिया वो भी सुन लेते हैं। पूरी बारदाना सप्लाई नहीं की है। और दूसरा, एफसीआई में जो चावल जमा करने की जो अनुमति है वो नहीं दी है। और अभी तक के 40 लाख क्विंटल से अधिक धान खरीदी हो चुकी थी, लगभग आधा के आसपास। पिछले साल 83 लाख लिए थे, अभी 40 लाख के आसपास खरीदी हो चुकी है। ऐसे में यदि एफसीआई में जमा करने की अनुमति नहीं मिली तो सारे जो चावल है वो राइस मिल में जाम हो जाएगा। यदि राइस मिल जाम हो गया तो फिर हमारे सोसाइटी में धान उठाव कैसे करें। सरकार झूठ बोल रही है। मैंने विधानसभा में इस बात को उठाया था कि आप लोगों ने कुल 1,45,000 गठान का ही आर्डर दिया है,
जिसमें 1 लाख से ऊपर का सप्लाई हो चुका है, केवल कुछ हज़ार गठानों का आना है। मैंने कहा एडवांस राशि दी है तो सार्वजनिक उसको किया जाए, और टोटल कितने गठानों का आपने ऑर्डर दिया उसको भी सार्वजनिक किया जाए। आज भी सरकार अभी तक जारी नहीं की है। अभी भी 26 लाख मीट्रिक टन नहीं पहुंचा है, जो चावल इनको 28 लाख मीट्रिक टन जमा करनी है। धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं कि सरकार झूठी है, छत्तीसगढ़ की सरकार झूठी है, और अब यहाँ झूठे सच्चे का खेल हो रहा है किसानों के मुद्दे पर। बड़ी बड़ी बातें राजनीतिक दल करते हैं कि हम किसानों के हितैषी, अन्नदाता हमारा हृदय का टुकड़ा, इस तरीके की तमाम बातें वो करते हैं। लेकिन धान खरीदी का जो गठान है, गठान हम यूँ कहें, ये छत्तीसगढ़ की भाषा में, छत्तीसगढ़ी में गठान इसे कहते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में अन्य जो इस प्रदेश है वहाँ बारदाना बोला जाता है, बोरियां और अन्य जो सामग्री है खरीद के लिए वो बोला जाता है। तो ये कह रहे हैं धर्मलाल कौशिक कि हमने ये सरकार ने सार्वजनिक नहीं किया कितने का ऑर्डर दिया था। ये तो सरकारें न हो गई कोई एक तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरह। नेता प्रतिपक्ष भी बात कर रहे हैं कि भाई वो उनकी केंद्र में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, अब भूपेश बघेल की राज्य में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इन दो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के बीच में डीलिंग हो रही है, ना कि ये सरकारों की बात हो रही है। बड़ी अजब बात है। टी.एस. सिंहदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। टी.एस. बाबा, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में, और बहुत बहुत धन्यवाद हमें आपने बातचीत के लिए समय दिया, और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार कि आप सबका, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को के न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो 2020 की पुरानी जो खराब यादें थी वो जाएं, और नया सूरज नई उम्मीदों के साथ में 2021 का पहला दिन कल होगा, वो 2021 एक नई सुबह लेकर आए छत्तीसगढ़ वासियों के जीवन में, आपके जीवन में, और आपकी सरकार के जीवन में, और पूरे देश के जीवन में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी नव वर्ष की शुभकामनाएं, सभी दर्शकों को और आपके स्टूडियो के और चैनल के साथियों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष। टी.एस. बाबा, हम लोग सीधे अब चूंकि चर्चा धान खरीदी की हो रही थी और उसी पर सीधे आ जाते हैं। पहला सवाल उसी रेलेवेंस के साथ में हमने शुरू किया था। धर्मलाल कौशिक कह रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, कि सरकार झूठ बोल रही है। बघेल साहब कह रहे हैं कि 5000 गठान ही मिला है, और वो कह रहे हैं 1 लाख पहुंच गया है, और ये सार्वजनिक करे कि कितने का ऑर्डर दिया, कितना आया, क्या कितना पैसा भेजा। ये सरकारें हो गई कि कोई व्यापारी वाला, कारोबारी वाला बातचीत हो रही है कि एक भैया केंद्र में हमारी प्राइवेट लिमिटेड है और राज्य में आपकी प्राइवेट लिमिटेड है। सरकारों का क्या चरित्र रहा है ऐसा, इस तरह की बात करने का, या नेता प्रतिपक्ष को ऐसी बात करनी चाहिए, या सरकार ही अगर झूठ बोल रही है तो उसको ऐसी बात करनी चाहिए? टी.एस. बाबा, ऐसी बातें तो जरूर नहीं होनी चाहिए। हम सबको मर्यादाएं बना के रखनी चाहिए, और यदि धर्मलाल कौशिक जी के पास कोई ऐसी जानकारी है तो वो दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। वो दस्तावेज प्रस्तुत कर दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कितना, केवल इतना ही ऑर्डर दिया है। वो 4 चिट्ठियां लिखी होंगी, उसमें से 2 ही चिट्ठियां प्रस्तुत करेगी तो सरकार 2 चिट्ठी और बता देगी कि नहीं, हमने इतना का ऑर्डर दिया है। और अगर वाकई में सरकार ने उतना ही ऑर्डर दिया है तो अपनी बात को वो सुधार लेगी सरकार। तो जो प्रमाण है अपने को दे देना चाहिए, प्रमाणिक आधार पे अपने को बात करनी चाहिए। बोरा एक बिंदु है धान खरीदी का। जो सबसे जटिल समस्या है धान खरीदी में, वो इस बात की आ रही है कि उठाव नहीं हो पा रहा है खरीदी केंद्रों से। उठाव इसलिए नहीं हो पा रहा है कि मिलर के यहाँ जगह नहीं बन पा रही है। जितना धान भेजा गया मिलिंग के लिए, अब वहां पर जाम हो गया। वो जाम इसलिए हो रहा है कि चावल बना के जो एफसीआई को देना चाहिए, एफसीआई आदेश नहीं कर रहा। इधर केंद्र सरकार ने एक पत्र राज्य सरकार को लिखा कि 60 लाख टन हम आपका चावल उठा लेंगे, और बीजेपी ने भी इसका श्रेय लिया, यहाँ के साथियों ने भी श्रेय लिया। देखिए, आप कह रहे थे कि चावल का कोटा नहीं दे रहे हैं, उन्होंने चावल का कोटा दे दिया। अब वो चावल का कोटा दिया तो केंद्र सरकार की इकाई जो एफसीआई है वो कितना अरवा उठाएगी, कितना उसना चावल उठाएगी, ये लिख के नहीं दे रही है। तो अगर आप ये नहीं बताओगे और चावल लोगे नहीं कि कितना अरवा कितना उसना, तो किस मिल में हम कितना भेजें, किस मिल से हम कितनी मिलिंग कराएं, ऐसी बातों में ये बात आके अटक गई है। और यही स्थिति रहेगी तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में धान की खरीदी में किसानों को विपरीत बाधा आएगी।
ये तो बड़ी गंभीर बात है टीएस बाबा, ये तो बड़ी गंभीर बात है। हम दिल्ली में लाखों किसान, दिल्ली के आसपास, दिल्ली के बॉर्डर में, चाहे यूपी का बॉर्डर हो, हरियाणा का बॉर्डर हो, या पंजाब कैसे आने वाले तमाम किसान हो, वहाँ लाखों किसान महीनों से पड़ा हुआ है। सरकार 7, 8, 9 राउंड की बातचीत कर रही है, बड़े वादे और दावे हो रहे हैं कि अब 2 बातें मान ली, 2 बातें और मानी हैं, बर्फ पिघल गई है, सारी चीज़ें ठीक हो रही। लेकिन अभी जो ग्राउंड लेवल पे स्थिति है तो बड़ी भयावह है। ठीक है, वो बिल आ जाएगा, वो उसमें सरकार पीछे हट जाएगी या किसान पीछे हट जाएंगे, ये बात इतर है। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि जब चावल ही नहीं खरीदेंगे तो धान खरीदी केंद्र अपने आप ही बंद हो जाएंगे, तो किसानों की आय कैसे दुगनी होगी? ये बड़ा सवाल है जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं। यही सच्चाई है, और कोई भी जाके इसको देख सकते हैं। एफसीआई अगर ऑर्डर दे देगा तब तो वो रोटेशन चालू होगा, नहीं तो सब चीज जाम हो जाएगी। ये बोरों की भी बात हो रही थी, बोरों की भी खरीदी में आधा बोरा फिर वापस सर्कुलेशन में आ जाता है। वो जाता है, उसमें चावल बना, चावल कम बनता है, वो चावल पैक हुआ, वो बोरे वापस खाली हुए, वो वापस इसमें संग्रहण केंद्र में आ जाते हैं। ये बोरे भी जाम हो रहे हैं, खरीदी भी जाम हो रही है, रखने की जगह भी जाम हो रही है। मिलरों के पास जगह नहीं बचेगी, और चावल अगर एफसीआई उठाएगा नहीं और ये नहीं कहेगा कि कितना उसना और कितना अरवा चावल वो लेंगे, तो मिलिंग कैसे हो सकती है? ये सच्चाई है। और दुर्भाग्य से केंद्र सरकार का रवैया कुछ समय से जो मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 साल से, वो राज्यों के हाथ मरोड़ने का है कि आप जीएसटी का देखिए तो हम पैसे नहीं देंगे, हमारी बात मानो तब देंगे। आपको लोन लेना है तो हमारी शर्तों को मानिए तब हम लोन लेने के लिए आपको अनुमति देंगे, नहीं तो हम लोन नहीं लेने देंगे। धान खरीदी करना है तो आप जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। अभी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात भी वो पीछे हट रहे हैं, या कभी अनिश्चितता हो जाती है। और यदि कोई राज्य सरकार अपने दायरे में रहते हुए किसानों को ज्यादा राशि उपलब्ध करा रही है, उनका सहयोग कर रही है, तो केंद्र सरकार का दायरा कहाँ होता है कि राज्य सरकारों पे वो ऐसी मजबूरी लाए कि आप अगर पैसा ज्यादा दोगे किसानों को तो हम आपका चावल ही नहीं उठाएंगे। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां केंद्र की सरकार बना रही है, और राज्यों का शुद्ध रूप से हाथ मरोड़ने वाली जो मैं बात कह रहा हूँ, सामान्य रूप से मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता, लेकिन एक सच्चाई है जो एक सीमा को अब पार कर रही है। तो ये लोगों तक भी अगर बात पहुंचे तो उचित होगा। ये तो बड़ी गंभीर बात है टीएस बाबा, ये तो बहुत गंभीर बात है कि अगर मान लीजिए हम राज्य भाई वित्त आप सारी चीज़ों को देखते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई सरकार या वहाँ का मंत्री, वित्त मंत्री अपनी वित्तीय स्थितियों को अपने हिसाब से मैनेज करना चाहता है, वो जो राज्य स्तर पर राज्य मैनेजमेंट करना चाहता है, और 2 रुपये वो गरीब किसानों को जो संघर्ष कर रहे हैं, जो इस आपदा को झेल रहे हैं, अगर उनको 2 रुपये ज़्यादा दे देता है तो फिर केंद्र सरकार के पेट में क्यों दर्द हो रहा, या किसी राज्य सरकार के पेट में क्यों दर्द हो? ये तो बड़ी गंभीर बात है कि कुल मिलाकर ये निश्चित तौर पर बड़ी गंभीर बात है। और टीएस बाबा बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं। वो बहुत शालीन राजनेता हैं, वो कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हाथ मरोड़ रही है, तो ये गंभीर विषय है। और एक और रहस्योद्घाटन उन्होंने किया है कि अगर छत्तीसगढ़ की सरकार या अन्य जो राज्य सरकारें अपने राज्यों के किसानों को 2 रुपये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे अगर 2 रुपये ज़्यादा देना चाहती तो उसमें भी दिक्कत है कि हम आपको इतने अड़ंगे डालेंगे, आपका चावल नहीं खरीदेंगे, आपको हम सहायता नहीं देंगे अगर आप इस तरह का काम करोगे या किसानों को 2 रुपये ज़्यादा दोगे। तो ये तो मुझे लगता है कि दोहरी राजनीति है, दो चेहरे हैं सरकार के। जी निश्चित रूप से ये नकारात्मक राजनीति अगर है तो नकारात्मक राजनीति है। इस तरह से राज्यों को मजबूत करना संघीय ढांचे की पूरी तरह से विपरीत है। प्रधानमंत्री जी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात जरूर की, तो क्या ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है? आप देखें जीएसटी में क्या हुआ, आप देखें दूसरी चीजों में क्या होता है। ये तो धान खरीदी के संबंध में है। सामान्य 5% तक भी जो लोन लेने की बात है उसमें भी केंद्र सरकार शर्तें लगा देती है कि इन चीजों को करो तब हम आपको ये लोन लेने की अनुमति देंगे, नहीं तो हम अनुमति नहीं देंगे लोन लेने की। ये देश सही प्रजातांत्रिक और संघीय ढांचे की व्यवस्थाओं के तहत अब नहीं चल रहा है। टीएस बाबा, ये जो तमाम समस्याएं धान खरीदी केंद्र, मेरे पास जो खबर है, मेरे पास जो सूचनाएं हैं कि इसकी जो समस्याएं आ रही हैं, जैसा आपने कहा कि राइस
जो मिलिंग नहीं हो पा रही है, जो केंद्र सरकार की संस्था है वो चावल नहीं उठा रही, तो आगे का सर्कुलेशन नहीं बढ़ रहा है, तमाम जो धान खरीदी केंद्र हैं वो बंद हो गए हैं। तो इन स्थितियों में जो राज्य सरकार है छत्तीसगढ़, वो किस तरीके से निपटेगी? आप वरिष्ठ मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बाद आपका दर्जा वहाँ आता है, आप बेहद संजीदा राजनीतिज्ञ हैं, किस तरीके से चीज़ों को वहाँ करेगी? क्योंकि अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किसानों के मुद्दे पर एक तरीके से राज्य सरकार भी कटघरे में खड़ी हो जाएगी। बिना दाम दिए तो किसान की आमदनी बढ़ाई जा नहीं सकती, दुगना करना तो छोड़िए, लेकिन जब तक आप उनके कृषि उपज का दाम नहीं देंगे तो किसान की आमदनी बढ़ ही नहीं सकती। ये पहली चीज है, और वो करना चाहेगी राज्य की सरकार। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा के लिए सभी मंत्रीगणों को बुलाया था और आपस में हम लोगों ने बात करके स्ट्रेटेजी बनाई है कि किस तरह से करना है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी से भी मिलने की बात सामने ही हम लोगों की, उनने गोयल जी से, पीयूष गोयल जी से भी फोन लगा के बात की, उनको बताया कि ये देखिए बात आपके यहाँ शायद रुकी हुई है। तो फोन पे पीयूष जी ने अनभिज्ञता जाहिर की कि नहीं, मेरे को तो नहीं पता कि मेरे यहाँ फाइल रुकी है। अब ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम लोग जब पता करते हैं, अधिकारी पता करते हैं, तो उनके अधिकारी कहते हैं कि मंत्री जी के पास फाइल है, और माननीय मंत्री जी कहते हैं कि मेरे को तो नहीं मालूम, फाइल यहाँ पर मेरे पास रुकी है, मेरे को नहीं मालूम। और प्रधानमंत्री जी से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीएमओ में फोन लगा के बात करना चाहा था और समय मांग रहे हैं। तो संबंधित मंत्री या पूरा मंत्रिमंडल, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे, दिल्ली जाके प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग बात करेंगे कि इस तरह से ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात है और उसकी बुनियाद है, उसको राज्यों के ऊपर ऐसा दबाव बना के विपरीत प्रभाव उसमें डालना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य अपने हिसाब से तय करें, यानी जो प्राइस फिक्सिंग कमेटी रहती है वो अपनी तरफ से क्या होना चाहिए आप फिक्स करिए। पिछले साल से कुछ राशि आपने बढ़ाई है, वो आपकी तरफ का है, और राज्य सरकारें आगे अपने किसानों को कैसे प्रोत्साहित करना चाहती हैं, उसमें केंद्र सरकार को बाधा नहीं डालनी चाहिए। निश्चित तौर पर ये भी बड़ा गंभीर विषय है कि वहाँ के अफसर कहते हैं कि मंत्री जी के पास फाइल हो, मंत्री जी अनभिज्ञ हैं। ये भी बड़ा गंभीर विषय है। इस तरह का जो चरित्र है वो तो बाबू राज में होता है, कोई मिनिस्टर ऐसा करेगा मुझे यकीन कम है, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ के अधिकारी ऐसा कह रहे हैं तो इस पर निश्चित रूप से जो पूरा मंत्रिमंडल है वो आपका मिलेगा, और मुझे लगता है कुछ हल जरूर निकलना चाहिए। टीएस बाबा, हम लोग तो थोड़ा धान खरीदी से आते हैं कोरोना पे, जिसका नया स्ट्रेन इस समय दुनिया में हाहाकार मचा रहा है। 30-32 देशों ने ब्रिटेन से एक तरीके से हवाई संपर्क तोड़ दिया है, भारत भी उसमें है, और भारत में भी नए स्ट्रेन के कई मामले आ गए हैं। तो आपका जो छत्तीसगढ़ है वो वहाँ कौन सा इलाका सर्वाधिक कोरोना प्रभावित है, और क्या नए स्ट्रेन आपके यहाँ मिले हैं कुछ, और उसकी क्या तैयारी है? छत्तीसगढ़ में जो विशेष प्रभाव है, ये जो मुंबई कोलकाता के बीच का रेल मार्ग है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग भी है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। महाराष्ट्र से हम आते हैं तो पहले राजनांदगांव आते हैं, राजनांदगांव के बाद दुर्ग आते हैं, दुर्ग के बाद रायपुर आते हैं, बिलासपुर, चांपा जांजगीर, रायगढ़, ये जो शहर हैं हमारे, ये जो जिले हैं हमारे, 70% प्रकरण इन्हीं जिलों में है। यहीं पर सबसे ज्यादा कोरोना के प्रकरण आ रहे हैं। और अभी यूके से भी जो लोग आए हैं यात्रा करके, उनमें भी सबसे ज्यादा लोग इन्हीं 2 शहरों में आए हैं, दुर्ग में और रायपुर में। इनमें 9 दिसंबर के बाद जो केंद्र सरकार से हमको जानकारी मिल रही है, इनके इमिग्रेशन ऑफिस से, पासपोर्ट इत्यादि के माध्यम से, उसमें 54, कल तक का ये आंकड़ा था, आज हो सकता है बढ़ गया होगा, 54 लोगों के आने की जानकारी मिली थी। उनमें 54 के 54 लोगों की ट्रेसिंग करके टेस्टिंग भी कर ली गई है। 6 कल तक का पॉजिटिव उसमें से आए थे, और उनसे संपर्क में आए हुए लोग भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। पर ये तो कोरोना पॉजिटिव है, ये जो नया स्ट्रेन है VUI 2020/12/1 जिसका नामकरण किया गया है, ये वही स्ट्रेन है कि नहीं, ये पुणे भेजा गया है सैंपल, वहां से जब रिपोर्ट आएगी जेनेटिक सैंपलिंग के बाद तब पता चलेगा। और आगे की तैयारी के लिए रायपुर एम्स से भी हम लोगों ने बात की है, उन लोगों का कहना है कि ये टेस्टिंग हम भी यहाँ पर करके बता सकते हैं। तो वो व्यवस्था अगर बन जाएगी तो टेस्टिंग के लिए हमको भुवनेश्वर या पुणे नहीं जाना पड़ेगा, ये नए स्ट्रेन की टेस्टिंग हम फिर यहीं से करा सकते हैं। बेहतर है, ऐसा ही हो, ईश्वर करे ऐसा ही हो, और आप वहाँ टेस्टिंग करके सारी चीज़ों को कर सकें, काबू में कर सकें। वैक्सीन को लेकर क्या अपडेट है टीएस बाबा? कब तक आपको कहा गया है कि आपको वैक्सीन मिलेगी,
और क्या मुफ्त मिलेगी छत्तीसगढ़ वासियों को, ये भी बड़ा सवाल है छत्तीसगढ़ में। जी, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देशवासियों को ये वैक्सीन केंद्र सरकार के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक और राष्ट्रीय महामारी है। राष्ट्रीय आपदा के तहत पूरा काम हो रहा है कोरोना का, और उस परिस्थिति में बहुत बड़ी राशि भी केंद्र सरकार के लिए नहीं है। 41 हजार करोड़ रुपए की बात है, तुलनात्मक छोटी राशि है एक बड़ी आपदा के लिए। उनको ये उपलब्ध कराना चाहिए। उसके आगे की जो बातें हैं, वैक्सीन का आपने कहा, दुनिया भर में जो वैक्सीन तैयार हुई हैं, उनमें अमेरिका में फाइजर की और मॉडर्ना की ये वैक्सीन वहां की जो ड्रग कंट्रोलिंग संस्थाएं हैं उन्होंने पास कर दिया था हफ्ता 2 हफ्ता पहले, और वहां पर उपयोग में लाया जा रहा है। देश में जिन वैक्सीन के ज्यादा उपयोग होने की संभावना है, उसमें ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ और बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझा जो पहल हो रही है, रिसर्च हो रही है, उसमें कल ही इंग्लैंड की जो एजेंसी है, परसों उन्होंने इसकी अनुमति दे दी है, कल परसों। वहां पास होने के बाद देश की हमारी एजेंसीज उसकी परीक्षण करने के बाद अनुमति देंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो जैसे ही हमारी देश की संस्थाएं इस वैक्सीन के उपयोग की अनुमति दे देती हैं, तो बहुत कम दिनों के अंदर ये वैक्सीन आ जानी चाहिए। अब अनुमति हफ्ते के अंदर और वैक्सीन आना अनुमति के 2-3 हफ्ते के अंदर लगना वैक्सीन, मुझे लगता है कि चालू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में शुरुआती दौर में क्या स्ट्रेटजी है, किन लोगों को पहले लगेगी और कितने डोजेस की आवश्यकता होगी? कोई असेसमेंट कराया है बतौर स्वास्थ्य मंत्री आपने, टीएस बाबा? केंद्र सरकार से लगातार मांगा गया था, फीडबैक मांगा गया था कि आप किनको मानते हैं कि फ्रंटलाइन में है। तो हम लोगों ने अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जो पेश किया है फ्रंटलाइन वर्कर्स का, उसमें हेल्थ वर्कर्स हैं, पुलिस वर्कर्स हैं जो फ्रंटलाइन में रहते हैं, सफाई कर्मी हैं जो फ्रंटलाइन में रहते हैं, राजस्व विभाग के वो लोग जो फ्रंटलाइन में काम करते हैं, मीडिया के साथी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, इनके नाम हम लोगों ने सुझाए हैं। केंद्र सरकार जिनके प्राथमिकता को अनुमति देगी, उनको पहले बैच में वैक्सीन आएगी। करीब 2,34,000 हेल्थ वर्कर हैं, इनकी संख्या गया है। पुलिस विभाग अलग भेज रहा है, सफाई विभाग अलग से भेजेगा, राजस्व विभाग अलग से भेज रहा है। तो ये आंकड़े केंद्र सरकार के पास जाके और फिर वैक्सीन आएंगे। पहले फेज में मेरी जानकारी के अनुसार देश में करीब 30 करोड़ वैक्सीन खरीदने का प्रबंधन केंद्र सरकार कर रही है। अगर ये 2 डोज लगेंगे एक व्यक्ति को, तो 15 करोड़ लोगों को पहले फेज में वैक्सीन लग जानी चाहिए जून जुलाई तक पहला फेज माना जा रहा है। फिर दूसरा फेज आएगा। एक ऐप भी लॉन्च किया गया है कोविन के नाम से। इस ऐप में सारी जानकारियां रहेंगी। वैक्सीन जिस फैक्ट्री से बन के चलेगी, वहां से जिस व्यक्ति को लगेगी वहां तक उसकी ट्रेसिंग होगी। फैक्ट्री से निकल के कहां पर है वैक्सीन, किस गाड़ी से जा रही है, कहां तक पहुंची, अब उनके गोदाम में पहुंच गई राज्यों में, उस गोदाम से अलग सेंटर में गई, वो सेंटर से फिर आज मेरे को आपको जिनका नाम आएगा उनको लग गई। ऐसा पूरा ये ट्रैकिंग होगी हर वैक्सीन की ये कोविन ऐप के माध्यम से। और पहले 2 फेज में ये क्लोज रहेगा ऐप, अभी तक जो जानकारी है। अर्थात जिनके नाम भेजे जाएंगे और जो अप्रूव होंगे उन्हीं को ये लगेगा, बाकी आम व्यक्ति को इस माध्यम से पहले नहीं लगेगा। आम व्यक्ति उतने जो टच में नहीं है, सेकेंड राउंड में हो सकता है 50 साल से ऊपर वाले के लिए खुल जाए। ये पहले तो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। फेज 2 में 50 साल से ऊपर वाले जो कोमॉर्बिडिटी माने जाते हैं, करीब 70% नागरिक ऐसे माने जाते हैं जो 50 साल से ऊपर में दूसरी बीमारी से भी ग्रसित हैं, जिसमें कोरोना का विपरीत प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो सेकेंड फेज में उनको लिया जा सकता है। फिर हो सकता है कि 50 साल के नीचे वाले भी कोमॉर्बिड, जिसको शुगर की, हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की, अन्य बीमारियां हैं जो कोरोना को भी प्रभावित करती हैं, तो उनके लिए भी प्राथमिकता दी जा सकती है। और 2 फेज के बाद ये हो सकता है, अभी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन ये हो सकता है कि ऐप ओपन कर दिया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति अगर रजिस्टर करना चाहे वैक्सीन लगाने के लिए, तो वो अपना नाम दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनको तारीख आ जाएगी कि कहाँ पर उनको वैक्सीन लगाने के लिए उपस्थित होना है, और वहां पर फिर उनके वैक्सीन का लगाने का क्रम चालू हो जाएगा।
ठीक बात है। तो लगभग छत्तीसगढ़ भी एक तरीके से तैयार है, जो उनकी जो कोल्ड चेन है और अन्य चीज़ों को लेकर। टीएस बाबा, 630 पहले से ही कोल्ड चेन पॉइंट स्थापित किए गए थे, 81 और तैयार कर लिए गए हैं, और इसके अतिरिक्त 100-150 को और चिन्हांकित करके रखा है कि अगर इसके दायरे को ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए हमको बनाना पड़ा तो उनको भी बना के तैयार कर लेंगे। जो प्रोटोकॉल आया है कि जो व्यक्ति आएंगे वैक्सीन लगाने, पहले उनका चिन्हांकन होगा, जिसका नंबर उस दिन है उन्हीं को फिर वैक्सीन लगाने के लिए कमरे में अंदर भेजा जाएगा। उस कमरे में बैठेंगे, उनका नंबर जब टर्न आएगा तो वो दूसरे कमरे में अंदर जाएंगे जहां वैक्सीन लगती रहेगी, वहां उनको वैक्सीन लगाया जाएगा। और वैक्सीन लगाने के बाद एक तीसरा कमरा चिन्हांकित किया रहेगा, वहां पर आधे घंटे उनको बैठना है कि वैक्सीन लगाने के बाद कोई विपरीत परिणाम अगर ऐसे आ रहे होंगे, रिएक्शन जिसको कहते हैं, जिसकी चर्चा कभी होती है, इसकी उम्मीद बहुत कम रहती है, लाखों में एक हो गया तो, लेकिन तो पर भी उनको आधा घंटा बैठा के और जो उपचार के लिए आवश्यकता रहती है दवाई की, उसको भी वहां पर प्रबंधन उसका रहेगा, और आधे घंटे बाद फिर नागरिक जा सकते हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और वहाँ के वरिष्ठ नेता, जो सरकार में एक वरिष्ठ मंत्री हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, टी.एस. सिंहदेव जी से मुलाकात का जो बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है, बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। वर्ष 2021 किन मूलांक वालों के लिए लेकर आएगा खुशियों का पिटारा? किसकी चमकेगी किस्मत? क्या कहते हैं आपके सितारे? क्या ये वर्ष होगा आपकी सफलता की सीढ़ी? शिक्षा हो या व्यापार, नौकरी हो या हो आपका गृहस्थ जीवन, कैसा होगा आपका नया साल? जानिए मूलांक के अनुसार अपना भविष्य और उपाय आचार्य लंकेश जी के साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी से और तमाम मुद्दों पर, वहाँ की धान खरीदी, कोरोना जैसे मुद्दों पर हमारी उनकी चर्चा हुई। बहुत सारे बिंदु महत्वपूर्ण निकल कर आए जो बड़े महत्वपूर्ण हैं राजनीतिक दृष्टि से, और सरकार के प्रशासन, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण और जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण बातचीत, बेहद महत्वपूर्ण जानकारियाँ टी.एस. सिंहदेव जी ने दी। टी.एस. सिंहदेव जी, एक अब सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आपकी सरकार जब आई सत्ता में और जो कांग्रेस पार्टी ने एक चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें 36 बिंदु में 24 बिंदु आप लोगों ने अब तक पूरे किए हैं, जो जानकारी हमारी है। बाकी जो बचे हुए मुद्दे हैं उनको लेकर क्या मंथन चल रहा है? 2 साल से ऊपर सरकार को हो गए और अब आगे की कार्य योजना क्या है? क्योंकि नया साल कल से शुरू हो रहा है, आज आखिरी दिन है, तो हम छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है और पूरा देश के लोग जानना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार किस तरह काम कर रही है, आगे क्या उसका रोड मैप है। जी, घोषणा पत्र में जरूर 36 प्रमुख बिंदु रखे गए थे, छत्तीसगढ़ के 36 प्रमुख लक्ष्य, उसमें से कुछ पूरे हुए हैं। अंदर अगर घोषणा पत्र देखेंगे तो करीब 280 बिंदु उसमें हैं। 280 बिंदु में 50 से ऊपर बिंदु मैं देख रहा था, बल्कि मैं डेली एक घोषणा पत्र की प्रति अपने साथ रखता हूं और जब जब घोषणा पूरी होती है तो पीले हाइलाइटर से मैं उसमें मार्क कर देता हूं। तो ये सिलसिला अपने तरफ से मैंने जरूर जारी रखा है। कुछ घोषणाएं राहुल जी ने समय सीमा के अंदर वाली की थी, उनको हम लोगों ने समय सीमा के अंदर पूरा किया। और घोषणाएं हैं जो घोषणा पत्र में बिंदु लिखे हुए हैं, समय सीमा नहीं थी, इसका ये भी अर्थ नहीं है कि भाई हम ठीक चुनाव के पहले उनको पूरा करें। उनको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश चल रही है और व्यवस्थाएं रहती हैं, अर्थव्यवस्था की बात आती है, आर्थिक परिस्थिति की बात आती है, ये हमारी सीमाएं हैं। और विशेष करके कर्मचारियों के संदर्भ की जो बातें हैं उनको अभी हमको पूरा करना है। उसमें कुछ हुआ है, शिक्षा कर्मियों का हुआ है, कुछ भर्तियां हुई हैं, लेकिन बेरोजगारी के संदर्भ में और कामों के संदर्भ में, काम करने वाले कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो अभी करना बाकी है। नीतिगत भी बातें हैं जिनको करना बाकी है। ये जो स्वास्थ्य विभाग का मसला है उसको लेकर नए साल में कोई रोड मैप है? क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती आपके मंत्रालय को है। कोरोना ने बिल्कुल एक तरीके से जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है, या हमें बता दिया कि हमें और क्या क्या करना चाहिए। तो जो 250 साल पुरानी एलोपैथी है वो एक तरीके से इस महामारी की दवा नहीं खोज पाई। वैक्सीन तो अब ला रहे हैं, कितनी कारगर होगी लगने के बाद पता चलेगा, या दुनिया से जो भी फीडबैक आ रहे होंगे, लेकिन 250 साल पुरानी जो पैथी है वो एक तरीके से इस बीमारी का इलाज नहीं ढूंढ पाई है कि इसमें इलाज क्या है। और हमको फिर अपनी जो पुरानी पद्धति थी, आयुर्वेद था, जड़ी बूटी था, जो हर्ब्स था, उन पर वापस लौट कर आना पड़ा है। छत्तीसगढ़ एक बहुत संपन्न राज्य है उस दृष्टि से। तो जो वहाँ का स्वास्थ्य मंत्रालय है, जिसके आप स्वास्थ्य मंत्रालय के मुखिया हैं आप, क्या कार्य योजना है नए साल को लेकर? क्या कोई इस तरीके का कोई और चीज़ जो हर्ब्स को लेकर या जड़ी बूटियों को लेकर भी कुछ सोच रहे हैं? कोई ऐसी कार्य योजना दिमाग में है ताकि आम आदमी को एक सस्ता सरल इलाज उपलब्ध कराया जाए? इसमें जिन बातों को आपने उठाया इसके मिश्रित पहलू हैं। एक, एलोपैथी की जितनी दवाइयां हैं अमूमन ये एक वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण के बाद बनाए जाकर उनका परीक्षण करके फिर उपयोग में लाई जाती हैं। और ये भी हमने देखा है विगत दशकों में कि कई ऐसी दवाइयां जो एक समय पे मानी जाती हैं कि ये बड़ी अच्छी है, बाद में वो बैन भी हो जाती हैं। जी, तो विज्ञान की जो सीमा है कि उस समय तक वो लगता है ठीक है, लेकिन उपयोग में जब लाते हैं तो नई बातें सामने आती हैं, तो कई दवाइयां बैन भी होती हैं। तो उसी विज्ञान ने आज कोरोना के समय में खरा उतरने का काम किया है कि विज्ञान के माध्यम से ही वैक्सीन बनाने के लिए हम लोग आ सके। ये विश्व है, ये दुनिया है, ये प्रकृति है, और प्रकृति में मानव जैसे जैसे नए ठिकानों में प्रवेश करता चला जा रहा है, नए नए जीवित जंतुओं से संपर्क में आता चला जा रहा है, जानवरों से संपर्क में आता चला जा रहा है। जहां जंगल का क्षेत्र था उनको काट के बसने का काम हो रहा है, वहां के जंतुओं से और कीटाणुओं से संपर्क में आता चला जा रहा है। जो पहले नहीं आता था
क्योंकि वो अलग क्षेत्र था, ये अलग क्षेत्र था, एक दूसरे का दखल नहीं था। इनमें बहुत सारे नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, नए ये आपके वायरसेस सामने आ रहे हैं, नए प्रकार की बीमारियां सामने आ रही हैं, और अभी विज्ञान ही है जो हमारे को सबसे बड़ा सहारा दे रहा है। आयुर्विज्ञान की बातें जो आती हैं वो जो विज्ञान की पद्धति से है, उससे जुड़ा हुआ भी और उसके आगे भी पुराने अनुभवों के आधार पे कि ये हमने किया था, हमारे पूर्वजों ने किया था, हजारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले इसका उपयोग किया था, और जो लोग इसका इस्तेमाल कराते थे, वैद्य हो चाहे उस समय के डॉक्टर कह लीजिए, उनकी लिखी हुई बातें प्रमाणिक आज हम क्या कर रहे हैं वैक्सीन में, उसका इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि हाँ वो कारगर है, तो हम कहते हैं कि हाँ ये ठीक है। ये आयुर्विज्ञान या जो जड़ी बूटियों की भी बात आती है, ये क्या है, ये दी जाती है, और जब दिखता है कि हाँ लगातार इसका लाभ होता है, तब उसको उपयोग में लाने की बात आती है। तो वो जड़ी बूटियों की आयुर्विज्ञान या यूनानी हो या होम्योपैथी हो, उन पद्धतियों में वो कारगर हो जाते हैं। इन दवाइयों की कारगरता का चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे यूनानी हो, वो वही है कि क्या हम उपयोग के पहले जान सकते हैं कि ये दवाइयां कारगर हैं। यहाँ पर विज्ञान काम में आता है, और विज्ञान सारे क्षेत्रों में काम करता है। विज्ञान के आधार पे ही अलग अलग पद्धतियों की दवाइयों का उपयोग भी होता है, और किसी अलग एलोपैथी के अलावा अन्य किसी पैथी में भी कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं मिला है। बातें आती हैं, लेकिन सच्चाई है कि नहीं मिला है। जैसे HIV की बात ले लीजिए या एड्स की बात ले लीजिए, तो ना तो एलोपैथी में, ना नेचुरोपैथी में, ना आयुर्विज्ञान में, ना यूनानी में, ना होम्योपैथिक में कोई प्रमाणिक दवाई अभी तक बनी नहीं है। दावे आते हैं, लेकिन कोई सिद्ध प्रमाणिक दवाई सामने हो जो इसको दूर कर सकती है, एड्स की बीमारी का हल कर सकती है, अभी तक नहीं बनी है। तो यही सच्चाइयां ये सब बातों के पीछे होती हैं कि उपयोग के लिए ऑप्शंस होते हैं। अभी तो इलाज की कोई बात नहीं कर रहा है कोई भी पद्धति, केवल इम्यून सिस्टम को बढ़ाने की बात कर रहा है। जैसे टॉनिक, तो टॉनिक तो होम्योपैथी में भी मिल जाएगा, टॉनिक आपको आयुर्वेद में भी मिल जाएगा, टॉनिक आपको यूनानी में भी मिल जाएगा, और एलोपैथी में भी टॉनिक का उपयोग होता है। बाबा, कोरोना काल में हमने देखा कि जैसे बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उनको पैरासीटामॉल या जो विटामिन सी की गोलियों के साथ में तुलसी, गिलोय और तमाम चीज़ों का प्रयोग साथ में करना पड़ा। एक गजब कॉम्बिनेशन बना कि आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर बना। और जो तमाम बहुत सारे जो बहुत बड़ी आबादी, ऐसा नहीं कि जो आंकड़े अस्पताल में हैं या प्राइवेट या जो निजी जो अस्पताल हैं या सरकारी अस्पताल, उतने आंकड़े, उतने ही लोग कोरोना संक्रमित नहीं हुए, बहुत सारी बड़ी आबादी संक्रमित हुई। लेकिन हमने देखा कि जो सरकारों की तरफ से भी, चाहे आपके राज्य सरकार रही हो चाहे अन्य राज्यों की सरकार रही हो, उन्होंने भी काढ़ा बांटा और बड़े बड़े अस्पतालों में सुबह शाम काढ़ा दिया जाता रहा। तो मुझे लगता है जो देखने को मिला कि आयुर्वेद थोड़ा ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में नज़र आया, उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने कहा कि जो दवाइयाँ तमाम इस तरह की आती हैं जो उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो बैन भी हो जाती हैं। आयुर्वेद की दशा में मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा सेफ साइड स्थितियाँ वहाँ पर बनी। उसके अलावा अभी हाल में जो केंद्र सरकार ने जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर हैं, जो आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी की अनुमति दे दी, इसको लेकर आप कहाँ तक सहमत हैं? तमाम जो एलोपैथिक डॉक्टर, जो सर्जन हैं, वो हाहाकार करने लगे। उन्होंने कहा कि भाई ये तो गजब हो जाएगा, बिल्कुल अगर आयुर्वेद का डॉक्टर अगर वो सर्जरी कर डालेगा संकट हो जाएगा। तो इस पर जो वाद प्रतिवाद हुआ, काफ़ी तरह की समस्याएं कि भाई जब ये सर्जन नहीं थे तब किस तरीके से आयुर्वेद के ही लोग सर्जरी किया करते थे, तमाम चीज़ें आई। तो इसको लेकर क्या स्थिति है? क्या आप सहमत हैं कि आयुर्वेद के डॉक्टर हैं उनको सर्जरी की अनुमति देना ठीक है एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में? ये ऊहापोह की स्थिति है वास्तव में। अगर आप पूछिए, सच्चाई यही है कि आज से 200 साल पहले MBBS का कोर्स तो नहीं था जी, लेकिन डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस करके अनुभव के आधार पे सिद्ध कर लेते थे तो वो भी ऑपरेशन करते थे। वो एक बात हो गई। फिर दूसरी बात, विज्ञान के पैमानों पे खरा उतरना।
आज हम कहते हैं कि झोला छाप डॉक्टर हैं, अरे इनको नहीं करने देना, इनसे कहीं जान तो नहीं चली जाए। तो दूसरी तरफ ये बात आती है कि इतने विज्ञान के बढ़ने के बाद, विज्ञान की जानकारियों से बहुत लाभ मिलने के बाद, क्या हमको वैज्ञानिक पद्धति अपनाना चाहिए या फिर ट्रायल एंड एरर? मैं और आप भी ऑपरेशन करने में अगर दक्ष हो जाएं, मेरे और आपके पास MBBS की डिग्री नहीं है, तो क्या हमको अनुमति देंगे? तो ये जो विवाद की स्थिति है वो इसी बात पे है कि क्या आयुष के डॉक्टर्स ऑपरेशन करने के लिए ट्रेंड हैं कि नहीं, या कोई ब्रिज कोर्स कर लेंगे तो वो कर सकते हैं। डॉक्टर्स की कमी है, हमारे को जो रेगुलर MBBS के डॉक्टर्स हैं वो उस पर्याप्त पैमाने पे पब्लिक सर्विस में या पब्लिक संस्थाओं में मिल नहीं रहे हैं। तो विकल्प के रूप में हम क्या करें? 3 साल का कोर्स भी आया कि 3 साल के कोर्स के जो ट्रेंड बच्चे हमारे बच्चियां होंगी उनको भी हम दवाई देने के लिए उपयोग में लाएं। उसमें भी विवाद आया कि अरे ये तो 3 साल वाले हैं, हम 5 साल वाले हैं, हमारा कोर्स अलग है, इनका कोर्स अलग है, इनसे ये काम मत कराइए। तो झोला छाप डॉक्टर 3 साल के कोर्स के बच्चे जो तैयार हुए और अब आयुष पद्धति पढ़ाई करके जो तैयार हो रहे हैं बच्चे, इनको देना कि नहीं देना, ये सही में पूछिए तो और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, वैज्ञानिक क्राइटेरिया हम लोगों को अपनाना चाहिए। अगर वो ऑपरेशन कर सकते हैं, ये सिद्ध कर लेना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जान के साथ प्रभाव डालने वाली बात हो सकती है। अगर वो ऑपरेशन कर सकते हैं तो कराइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फुटबॉल खेलने वाले को आपने हॉकी के खेल के मैदान में उतार दिया। यही सवाल वो उठा रहे हैं जो सर्जन हैं, जो वैज्ञानिक पद्धति वाले सर्जन हैं, जो एलोपैथ के लोग हैं, वो यही सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप किसी क्रिकेटर से आप सर्जरी थोड़ी करवा देंगे, किसी डॉक्टर को आप क्रिकेट के मैदान में नहीं उतार देंगे। इस बात को लेकर काफ़ी वाद विवाद चल रहा है। मैं आप एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, इसके बाद आऊँगा तो इसी संदर्भ में कुछ और सवाल करूँगा आपसे। एक यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वर्ष 2021 किन मूलांक वालों के लिए लेकर आएगा खुशियों का पिटारा? किसकी चमकेगी किस्मत? क्या कहते हैं आपके सितारे? क्या ये वर्ष होगा आपकी सफलता की सीढ़ी? शिक्षा हो या व्यापार, नौकरी हो या हो आपका गृहस्थ जीवन, कैसा होगा आपका नया साल? जानिए मूलांक के अनुसार अपना भविष्य और उपाय आचार्य लंकेश जी के साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं और सीधे TS सिंहदेव जी के पास चलेंगे। हमारा सवाल यही था TS बाबा, ब्रेक से जाने से पहले हमारे मन में एक सवाल आया और फिर ब्रेक का समय हो गया, चूँकि मजबूरी होती है ब्रेक लेना, और ब्रेक के बाद हम आए हैं तो वही सवाल आपसे कर रहा हूँ कि क्या छत्तीसगढ़ आयुष के चिकित्सकों को सर्जरी के लिए अनुमति देगा वहाँ पर? ये बड़ा सवाल है। हम छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री से मेरा ये सवाल है। MBBS से कौन डॉक्टरी का काम कर सकता है, ये नेशनल कमीशन, नेशनल मेडिकल कमीशन करेगा अब काम। पहले MCI करती थी, अब ये नेशनल मेडिकल कमीशन की जवाबदारी है। वो हम लोगों से ज्यादा वो जानकार हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हम लोगों का काम मुख्य प्रबंधन करने का है। अगर एक्सपर्ट कोई है तो वो है। अगर वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, आज कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल आता है, आखिर हम लोग उनकी बात मानते हैं, अपने मन से नहीं करते हैं, क्योंकि उनको हम अपने से बेहतर विशेषज्ञ मानते हैं। हम प्रबंधन करने की जवाबदारी हमारी है, लेकिन हमसे बेहतर और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ अगर किसी चीज को पाते हैं तो उसका अनुपालन करना फिर हम लोगों के लिए भी लाजमी हो जाता है। फिर उसको हमको रोकना नहीं चाहिए।
ये जानकारी कौन हमको देगा, कौन ये काम को कर सकता है, कौन सर्जरी कर सकता है, ये नेशनल मेडिकल कमीशन ही देगी। तो नेशनल मेडिकल कमीशन में वहां तो ये कोई दूसरी बात नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, कोई दल विशेष की बात नहीं होनी चाहिए। ये तो लोगों के जान की हिफाजत करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की सर्वोच्च संस्थाओं में है। तो वो अगर ये पाती है कि नहीं ये आयुष के डॉक्टर्स ये काम कर सकते हैं, तो हम लोग भी जरूर उनको ये मौका देंगे, पर ये निर्णय उस स्तर पे लेना पड़ेगा। मेरा एक हाइपरबोलिक सवाल भी है आपसे कि बाय द वे मान लीजिए अनुमति जैसा कि सरकार लग रही है कि उसको बिल्कुल करके रहेंगे वो, और अनुमति मिल ही जानी, जब सरकार ने एक व्यवस्था दे दी है तो उनको अनुमति मिल ही जानी। लेकिन मान लीजिए अगर आयुष के डॉक्टर कोई सर्जरी करते हैं, उससे तमाम समस्याएं आती हैं, तो अल्टीमेटली जो जनता का कोप है, जो जनता का क्रोध है, वो तो राज्य सरकार के खिलाफ जाएगा। वो तो स्वास्थ्य मंत्री जी का घर घेरेगा ना। अंबिकापुर में जाकर स्वास्थ्य मंत्री जी का घर घेरेंगे, वो सरगुजा में हाय हाय करेंगे स्वास्थ्य मंत्री जी की, या रायपुर में झंडा बुलंद करेंगे। तब वो वहाँ पर दिल्ली में थोड़ी पकड़ने में आएंगे कि दिल्ली के हर्षवर्धन जी को पकड़ेंगे जाके, या एमसीआई को पकड़ेंगे, या नेशनल जो मेडिकल कमीशन है जिसकी बात आप करें उसको पकड़ेंगे। और तब आप ये कह भी नहीं पाएंगे कि ये जिम्मेदारी मोदी जी की है, तब तो फिर बघेल जी की जिम्मेदारी है, टीएस सिंहदेव जी की जिम्मेदारी है। तो क्या इसको लेकर कोई दिमाग में प्लान है? नहीं, एक तो एहतियात बरतने का हमेशा रहता है कि वेट एंड वॉच कि बाकी जगह राज्य में क्या हो रहा है, उसके परिणाम क्या आ रहे हैं। दूसरा, आजकल कोर्ट बहुत जल्दी इंटरवेंशन करने लग गए हैं कि मान लीजिए आयुष के डॉक्टर्स हैं, ये कोर्ट चले गए कि हमको इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है, कि राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी, तो हमारी मजबूरी भी हो जाती है। और तीसरा ये है कि ये सब करने के बाद अगर हमने राष्ट्रीय स्तर के जो हमारी टॉप मोस्ट एजेंसीज हैं उनकी बात मानी, और फिर भी लोग कहेंगे कि नहीं टीएस बाबा मुर्दाबाद, तो वो हम लोगों को उसका सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। कुछ और अहम सवाल, एक हम पत्रकार हैं और इतनी देर से हमारी आपकी विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हो रही है, तो छत्तीसगढ़ के पत्रकारों की बात ना करें तो ये उनके साथ मुझे लगता है कि ईमानदारी नहीं होगी, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में तमाम पत्रकार साथी हैं वहाँ पर जो दिन रात कोरोना वॉरियर के रूप में और तमाम अन्य तरीके की जोखिम को झेलकर, एक नक्सल प्रभावित एरिया भी वहाँ पर एक बड़ा एरिया है और उसमें जोखिम लेते हैं, संघर्ष करते हैं। आप लोगों के साथ में आप लोगों से मुलाकात होती है। मुझे लगता है कि पत्रकार भी एक सार्वजनिक जीवन ही जीता है। राजनेता एक सार्वजनिक जीवन होता है, पत्रकार का भी सार्वजनिक जीवन होता है, वो सार्वजनिक जीवन का ही व्यक्ति होता है। तो पत्रकार सुरक्षा कानून जो अब तक छत्तीसगढ़ में लागू ना करने के पीछे कोई खास वजह है या अभी तक इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है? क्या कारण है टीएस बाबा? इसमें मुख्यमंत्री जी भी संवेदना से अपने ध्यान में रख के इसमें पहल कर रहे हैं। जो एक्सपर्ट्स की कमेटी है उन लोगों ने प्रारूप भी दिया है, अभी आ नहीं पाया है, ये भी सच्चाई है। इसमें मैंने ये भी सुना था कि पत्रकार जिस प्रारूप को प्रस्तुत किया गया होगा इंटरेक्शन में, मैं उसका हिस्सा नहीं रहा, इसलिए मैं अंदर की जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन उनने ये पत्रकारों की तरफ से आया था कि ये नाकाफी है। तो ये वार्ता चल रही है मुझे लगता है, और कानून तो निश्चित रूप से आना चाहिए। जन घोषणा पत्र बनाने समय में ये एक और बिंदु हम लोग का पूरा हो जाएगा। डॉक्टर्स ने भी प्रोटेक्शन एक्ट मांगा था, वकीलों ने भी प्रोटेक्शन एक्ट, मुझे आश्चर्य हुआ कि वकीलों ने भी कहा कि हमको भी सुरक्षा की आवश्यकता है, और पत्रकारों का तो था ही। ये जल्दी करना चाहिए। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक पत्रकारों, जो कोरोना से पत्रकारों का निधन हुआ, उनके परिवारों को एक राशि की घोषणा की है। अभी हाल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने और अन्य राज्य सरकारों ने एक बीमा योजना भी लाई, हालांकि बहुत कम राशि है, 5 लाख रुपए है कि अगर कोई किसी पत्रकार का निधन हो जाता तो उसके परिवार को, कोरोना की बात मैं कर रहा हूँ, कोरोना के मुतालिक बात कर रहा हूँ, कि उनको 5 लाख का बीमा मिलेगा, या 10 लाख रुपया मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं, उन्होंने हाल में दिया है। तो इस तरीके की कोई मंशा छत्तीसगढ़ सरकार की भी नजर आ रही फिलहाल? अभी सुझाव आते रहे हैं, हम लोगों ने पत्राचार भी किया है, लेकिन निर्णय अभी तक नहीं हुआ है। आज आपसे बात हो रही है तो इस बात को मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष नोटशीट के माध्यम से दोहरा दूंगा कि ये बातें आ रही हैं, और स्वास्थ्य विभाग के अलावा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हेल्थ कवरेज दिया है वो कोरोना वॉरियर्स के नाम के हेल्थ विभाग को ही दिया है। हमारे यहाँ पुलिसकर्मी भी 23 उनका कोविड ड्यूटी में उनकी डेथ हुई है, अन्य लोगों की भी डेथ हुई है, पत्रकार भी हमारे बड़ी मात्रा में प्रभावित हुए हैं, उनमें मृत भी हुए होंगे। तो और लोगों को भी राज्य सरकार जो कोरोना की
उनको राज्य सरकार को विचार करना चाहिए। मैं आज ही जरूर एक बार और नोटशीट माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के पत्रकार और मैं स्वयं एक पत्रकार होने के नाते आपका धन्यवाद करूंगा कि आप संवेदनशील व्यक्ति हैं और पत्रकारों की बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। बहुत धन्यवाद है आपको आपकी इस पहल के लिए। अगले सवाल की तरफ हम लोग जाते हैं कि पुलिस परिवारों को आपने कहा था कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनका जो वेतन को लेकर जो चीज़ें हैं, अन्य भी जो समस्याएं हैं, उनको लेकर भी आप लोगों ने वादा किया था और अंबिकापुर में आपने घोषणा की थी सार्वजनिक रूप से। जहां तक मुझे जानकारी दी गई है कि आपने कहा था कि अगर ऐसा ना हो तो मेरा कान पकड़ लीजिए। तो अब क्या वहाँ की जनता को टीएस बाबा के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? कान मेरे बड़े बड़े भी हैं, पकड़ना भी आसान होगा। और अगर हम लोगों ने कहा है तो निश्चित रूप से उनको उनके प्रति हम लोग जवाबदेह हैं। और मैंने कहा भी था, कई चीजें मैंने कही भी थी। एक दिन की छुट्टी हफ्ते में मिले, मैंने सुना वो लागू तो हो गया है लेकिन व्यवहारिक रूप में लागू नहीं हुआ है। कुछ भत्ते हैं उनकी बात आई थी, अन्य उनकी सर्विस के कंडीशंस होते हैं। निश्चित रूप से अगर कहा है, क्योंकि ये फिर ठीक है, मैं घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा था, लेकिन निर्णय हमेशा साझा होते हैं और इनके प्रति भी पूरी संवेदना रखे, इनके सर्विस कंडीशंस बेहतर हों और विभाग में भी काम करने वाले। 28 रुपए ग्रेड पे की बात भी हुई थी कुछ, जो मुझे जानकारी दी गई है वहां से हुआ था। वो छुट्टी की भी बात हुई थी। इनको हम लोगों ने चुनाव के करीब करीब हर मंच में कहा था कि देखिए, अंग्रेजों के समय से पुलिस कर्मियों को साइकिल भत्ता मिलता है जी। आज कौन पुलिस कर्मी है जो साइकिल में चलते हैं? तो इनको पेट्रोल भत्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए? कपड़े धोने की बात है, उसके धुलाई के लिए भत्ता, यानी अलग अलग प्रकार की जो सुविधाएं मिल सकती हैं। राशन की व्यवस्था थी इनकी। तो साथियों ने कुछ बातों को रखा था। फिर हमारे ये पुलिस के साथ जो काम करते हैं, हमारे नगर सैनिक हैं, इनकी भी अलग समस्याएं थी। इनका वेतन काफी कम था। तो पुलिस के साथ ही मैं इनको नगर सैनिकों को भी जोड़ के कह रहा हूं कि कई चीजें ऐसी हैं जिसमें हम लोगों को अभी कान अपना पकड़ाने से बचने के लिए कुछ करने की जरूरत है। उत्तराखंड, आपको जानकारी दे दूं कि कल ही उत्तराखंड की सरकार ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो वीकली ऑफ वाली बात थी कि पुलिस को हफ्ते में एक छुट्टी, वो बात उसको लागू कर दिया है उत्तराखंड की सरकार ने। तो अब आपकी तरफ छत्तीसगढ़ के पुलिस परिवार आपकी तरफ देख रहे हैं, आपकी सरकार के प्रति देख रहे हैं, और जो आप चूंकि घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे तो पकड़े आप ही जाएंगे टीएस बाबा। आप जरूर कहेंगे ये जो सार्वजनिक अंदर की बात है या सबकी साथ बैठ के बात है या जो सबके फैसले या सब लोग फैसला लेते सामूहिक फैसलों की बात, ये आपकी बात हुई, लेकिन चेहरा आप ही थे, घोषणा पत्र आप ही ने बनाया है, तो धरना प्रदर्शन और घेराव और हल्ला आप ही के खिलाफ होना है, ये तो आप तय मान लीजिए। भी दे रहा हूँ, मैं सबसे प्रथम और पहली पंक्ति में खड़े होकर उसकी जवाबदारी लेने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। एक अंतिम सवाल है टीएस बाबा कि नगरनार इस्पात संयंत्र को सरकार खरीदने की तैयारी कर रही है क्या? बात ये आई थी विधानसभा में जब ये मुद्दा रखा गया शासकीय प्रस्ताव के रूप में, कि गवर्नमेंट ने शुरू से ये कहा था और पिछली गवर्नमेंट में भी ये उन्होंने पारित किया था कि नगरनार के प्लांट के निजीकरण का हम विरोध करते हैं। ये रमन सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व में भी ये प्रस्ताव हुआ था, लिखा पढ़ी भी हुई थी। और आज जब सरकार कांग्रेस की आई है और ये काम हो रहा है, तो हमको एक लाइन का फैसला लेना चाहिए। इसमें डिस्कशन के समय ये बात आया कि आप क्यों नहीं खरीद लेते? अगर शेयर्स दे रही है केंद्र की सरकार, बेचेगी, तो आप खरीद लो। यही प्रस्ताव पारित हुआ सर्वसम्मति से विधानसभा में कि पहला हम ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि केंद्र सरकार इसमें निजी निवेश ना करे। लोगों ने जमीन दी थी, सरकारी उपक्रम के लिए जमीन दी थी, किसी निजी व्यक्ति के लिए नहीं दी थी, क्योंकि सरकारी उपक्रम से उनके हितों को साधा जा सकता है, इसकी उम्मीद रहती है। निजी कंपनियां आती हैं तो वो ध्यान नहीं देती उतना, स्थानीय लोगों का वो बिल्कुल उतना ध्यान नहीं देती है, ये सच्चाई है। भले बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी कहें, सच्चाई ये है कि उतना ध्यान नहीं देती। तो लोगों को सहमत बड़ी जद्दोजहद के बाद जमीन देने के लिए कराया गया था। इस बात पे ये सरकार की ही तो कंपनी है, आप ही की तो कंपनी है, सरकार आपकी है, तो आप अपनी जमीन सरकारी कंपनी को दे रहे हैं और आपके हितों की रक्षा ये सरकारी कंपनी बनने के बाद होगी। अब
उसको आपने डीमर्जर कर दिया कि जो माइनिंग था वो अलग, जो फैक्ट्री थी अलग, यानी प्राइवेट प्लेयर्स को अंदर लाने के लिए आपने रास्ता खोला। हम लोग इसका विरोध इस बाबत करते हैं। लोग कहते हैं कि आपकी भी तो निवेश की नीति, वो नीति थी कि आप प्राइवेट गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रियां हैं उसको प्राइवेट सेक्टर में देंगे। किन फैक्ट्रियों के लिए सहमति हमने दी थी? जो चल रही हैं प्रॉफिट में उनके लिए नहीं। जो कंपनियां सरकार नहीं चला पा रही हैं और अगर वो घाटे में जा रही हैं तो पब्लिक का धन का दुरुपयोग हो रहा है। सरकार अगर नहीं कर पा रही है तो उसको दीजिए। यहाँ तो फैक्ट्री लगने के पहले ही भी निजी क्षेत्र में देने की बात हो रही है, और जब आप बात कर रहे हैं निजी क्षेत्र में देने की तो 1400 करोड़ रुपया और पूंजी पब्लिक का इसमें लगा रहे हैं, यानी वो भी पैसा लगा के आप निजी क्षेत्र को देने की बात कर रहे हैं। इन बातों पे एक जायज ये मत था कम से कम कांग्रेस पार्टी का कि इसका विनिवेश नहीं होना चाहिए, ये गवर्नमेंट के पास ही रहनी चाहिए फैक्ट्री। उसमें विपक्ष के साथियों ने ये कहा कि नहीं चलो आप खरीदोगे शेयर, अगर वो बेचेंगे तो ये भी जोड़ दो। तो ये लाइन जोड़ी गई कि यदि विनिवेश होता है तो छत्तीसगढ़ सरकार शेयर खरीदने के लिए सहमति अपनी देती। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें नववर्ष पर और आज खास तौर पर इस कार्यक्रम के जरिए। हम लोगों को आपने मौका दिया, 2 साल पूरा करने का अवसर दिया, आपके लिए कुछ कर सकें इसके लिए आपने अवसर और मौके दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो अभी भी कहूंगा कि विश्वास रखिए, ये सरकार आप लोगों के आधार पे ही बनी है, हर सरकार ही बनती है, लेकिन जितने बड़े बहुमत से और 3 उपचुनाव हुए, इन तीनों उपचुनाव में भी आपने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों पे विश्वास रखा। एक भारतीय जनता पार्टी के पास सीट थी, दुर्भाग्यजनक परिस्थितियों में वहां उपचुनाव हुए, वहां भी कांग्रेस के उम्मीदवार को आपने मौका दिया। ये जो विश्वास आपने छत्तीसगढ़ के नागरिकों ने इस सरकार पे बनाए रखा है, हम लोग उस काबिल बने रह सकें कि आपका विश्वास निरंतर बना रहे, ये हम लोगों का लक्ष्य रहेगा। मानिएगा इस बात को कि हम लोगों की पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपका विश्वास हम कायम रख सकें। नया वर्ष मंगलमय हो, ज्यादा सुख भरा हो, कोविड के इलाज का हो। नई बीमारियां भी आएंगी, ये कोविड पहला और आखिरी नहीं है, नई बीमारियां आएंगी। तो कोविड हमको ये सिखा दिया हो कि हमको और ज्यादा, बहुत ज्यादा तैयारियां स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी करनी है, अन्य क्षेत्रों में भी ध्यान देना है, हम जिम्मेदारी निभाने में खरे उतर सकें, इसके लिए आपकी सद्भावना बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद टीएस बाबा, आपको और आपकी सरकार को और पूरे छत्तीसगढ़ को के न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमसे बातचीत की, इतना समय दिया और तमाम मुद्दों पर चर्चा की हमसे और उसके सार्थक जो हल हैं वो भी सुझाए। तो ये थे टीएस सिंहदेव, वहाँ के छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता, जिन्होंने बताया कि किस किस तरीके से कोरोना से वो लड़ाई लड़ेंगे, कि धान खरीदी का क्या मसला है। और सबसे अहम बात है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को कहा कि भरोसा रखिए, जैसा 2 साल काम किया है उससे बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। तो ये उम्मीद है उनको कि वो बेहतर काम करेंगे, नए साल में छत्तीसगढ़ की जनता की उम्मीदें पूरी हों और ये सरकार उनकी सेवा कर सके। मेरी भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। किन राशियों की चमकेगी किस्मत? किन राशियों की खुशियों में आएगी कमी? अपनी किस्मत को राशियों के अनुसार कैसे चमकाएं? क्या करें उपाय कि भविष्य जगमग हो जाए? जानिए राशियों का हाल और उपाय आचार्य लंकेश जी के साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर।
कोर्ट कचहरी